नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात मींस मैनेजमेंट के उद्देश्य। मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं? मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है हमारे गोल जो हैं वो अचीव हो जाएं। गोल क्या हो सकते हैं? गोल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो हमारी इस साल, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्रांचेस ओपन हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो जाए। यही सारी चीज़ें तो गोल हैं, यही सारी चीज़ें तो ऑब्जेक्टिव हैं। आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव किताब में और बुक में कैसे लिखा है हमारा। ऑब्जेक्टिव जो है वो एंड रिजल्ट है। क्या है दोस्तों? एंड रिजल्ट, यानी अल्टीमेट गोल है जिसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज काम करती हैं। ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव वो एंड्स हैं, यानी कि वो एंड रिजल्ट हैं जिनके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है दोस्तों, सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेट गोल को पाने के लिए ही काम कर रही हैं। दोस्तों देखिए, आगे जाके ये ऑब्जेक्टिव्स 3 कैटेगरी में क्लासिफाई हुआ है। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी 3 चीजों में आपका डिवाइड हुआ है। पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें, है ना दोस्तों। यही तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन इसको थोड़ा और गहराई में समझाने के लिए मुझे आपको सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ भी समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसे समझाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव, दीज ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया, आमतौर पे ऐसा एज्यूम किया जाता है कि प्रॉफिट कमाना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें होती हैं प्रॉफिट से पहले। क्या होती हैं भाई? प्रॉफिट से पहले एक बिगिनर के तौर पे अगर मार्केट में आपने एंटर किया है तो सबसे पहली ज़रूरत है सर्वाइवल। ठीक है, प्रॉफिट तो बाद की बात है। सर्वाइवल क्या होता है उससे समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट्स में आगे क्लासीफाई हो गया था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अभी हम सर्वाइवल की बात करेंगे। सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मार्केट में बने रहना, एग्जिस्टेंस मार्केट में बना रहे किसी भी कंपनी का, वो है सर्वाइवल। और एग्जिस्टेंस कैसे बना रहेगा? जब एटलीस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी प्रोडक्ट की जो लागत है वो कवर हो जाए। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पेन बनाती है, अगर वो पेन की लागत 10 रुपये आ रही है, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें मिला के 10 रुपये आ रही है, अगर आप उसे 8 रुपये में बेच पा रहे हैं, यानी कि आप 2 रुपये लॉस में बेच रहे हैं, आप लॉन्ग रन में सफ़र ही करेंगे, सस्टेन नहीं कर सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले उस 10 रुपये की लागत को आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मूलभूत उद्देश्य होता है, बेसिक पर्पस होता है, वो होता है मार्केट के अंदर सर्वाइव करना और एग्जिस्ट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है हमारा। ठीक है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ा है, और ये तभी हो सकता है सर्वाइवल हमारा जब हम अपनी कॉस्ट को कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल हमने देख लिया, कवर कर ली हमने कॉस्ट। उसके बाद आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमारा लाभ। ठीक है, हिंदी में लाभ बोलते हैं। प्रॉफिट इसलिए जरूरी है दोस्तों, जिससे कि हमारा सर्वाइवल तो बना ही रहे, कॉस्ट कवर हो गई, यानी कि हम प्रॉफिट की बात अब करने लगेंगे, सर्वाइवल हमारा बना रहे। ग्रोथ, वो प्रॉफिट का जो मोटा हिस्सा है जो आपने कमाया है मुनाफा, उससे आपका ग्रोथ होगा, उससे आपका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन क्या होता है? आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा खुलें। ठीक है, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च हो जाएं, यही सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली
प्रॉफिट जो है वो सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के बीच का बहुत बड़ा पिलर है। ठीक है, तो प्रॉफिट बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है या ग्रोथ रेट जो है वो इस चीज से मेजर की जाती है कि उस कंपनी ने या उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल जो है वो कितनी जनरेट हो रही है, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी ज़्यादा खुल गई हैं, उसके पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हुई चलती है ना दोस्तों, तो वो एक ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। क्या दिखाता है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आपके खत्म नहीं हुए हैं, अभी 2 ऑब्जेक्टिव और रह गए हैं। दोस्तों चलिए सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सामाजिक उद्देश्य। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है तो वो इसलिए सेटअप हुई है क्योंकि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोसाइटी का पार्ट होती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करती है, तो आपको नहीं लगता कि उसकी कमिटमेंट थोड़ी सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए? तो देखते हैं क्या डिफाइन किया गया है। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सोसाइटी की तरफ होते हैं, जिनकी कमिटमेंट जो होती है वो सोसाइटी की तरफ होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी के लिए उसे कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। मेन ऑब्जेक्टिव या मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? एक बिजनेसमैन या एक व्यापारी की या कोई भी संस्था के मेन सामाजिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? इतना तो कर ही सकता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, रीजनेबल प्राइस पे दे, ऐसा ना करे कि मिलावट वाला दूध दे रहा है, एडल्ट्रेशन। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करे, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, सामाजिक उद्देश्य बिल्कुल है। अपनी संस्था, अपनी इंडस्ट्री, अपने मैनेजमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी वो कई सारे अपने आसपास के लोगों को रिक्रूट कर सकता है, यानी कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, पैदा करना, ये सारी चीज़ें भी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो इको फ्रेंडली हैं, है ना दोस्तों? क्रैकर्स, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें, पन्नियाँ, ये सारी चीज़ें, पॉलीथीन वगैरह अवॉइड की जाएं। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। खास तौर पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस सेक्शन को देनी चाहिए जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो अगर उठ के आएंगे तो उनकी एजुकेशन बेटर होगी। ठीक है ना दोस्तों? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। आइए देखते हैं अगला है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव या एक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे की तरफ ध्यान क्यों दे? भाई इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि वो व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ा है। अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखेंगे तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखेगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों? अगर आप उसकी टेक केयर करेंगे, उसका मोरल बढ़ाएंगे, आप उसको अच्छे से प्रमोट करेंगे, अगर वो अच्छा काम करता है, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी उस चीज़ का ख्याल रखेंगे, तो वो आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है दोस्तों? तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएं। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, मैंने बताया था। और सेटिस्फाइड, अगर कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है और वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। समय समय पर अप्रेजल देना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छी सैलरी देना जिससे कि उसकी जो वित्तीय ज़रूरतें हैं, पैसे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। अगर वो अच्छा काम करता है तो प्रमोशन देना, काम में बेहतरी के लिए, सुधार के लिए ट्रेनिंग देना,
उसकी पर्सनल ग्रोथ होती रहे और उसका सेल्फ एस्टीम बना रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, ये भी एक एम्प्लॉय के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप उसे ह्यूमिलिएट करेंगे तो काम नहीं चलेगा। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन मतलब क्या? पीयर मतलब क्या भाई, आसपास के जो उसके कलीग हैं उनके बीच में भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, है ना। अगर आपको कोई टॉन्ट कर रहा है, तंज कस रहा है, तो आप डिमोटिवेटेड रहेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। तो पीयर रिकॉग्निशन, उसके लोगों के बीच में उसकी पहचान बनी रहे, उसका आत्मसम्मान ना खोए, सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे और एक उससे हेल्दी वर्किंग कंडीशन यानी कि गुड वर्किंग कंडीशन मिली रहे, तो वो अच्छे से अपने काम को कर सकता है और ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर हमने पढ़ा सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, सही दाम में देने चाहिए, रीजनेबल प्राइस पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यानी कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्याप्त सैलरी दीजिए, समय समय पर प्रशिक्षण या विकास करिए, उसका ट्रेनिंग दीजिए और लोगों के बीच में उसका सम्मान वगैरह बना रहे। ये अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों एमसीक्यू और केस स्टडीज़ को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली हमारी एमसीक्यू या केस स्टडी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो है राधिका जो है वो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग अर्दन कूलर्स। अर्दन कूलर्स का मतलब होता है मटके बनाना। तो वो मटके बनाती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड से बना रही है, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बना रही है। उसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन इको फ्रेंडली है। तो विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड, कौन सा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जिसकी चर्चा हो रही है? यहाँ पर वो सोसाइटी का ख्याल रख रही है, सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है उसे दूषित नहीं कर रही है। तो यहाँ पर वो सोशल ऑब्जेक्टिव उसका फुलफिल हो रहा है और सोसाइटी का भी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अंकिता ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें वो लोगों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड कराती है। ऑल्दो हालांकि शी इज़ नॉट हैविंग मैनी कंपटीटर्स बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस। उसके भले ही प्रतिद्वंदी यानी कि कंपटीटर काफ़ी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स को अच्छे दाम पर यानी मिनिमम प्राइस मतलब व्हाट, रीजनेबल प्राइस, उस पर वो प्रोवाइड करा सके और वो इसके साथ साथ मार्केट में सर्वाइव भी कर पा रही है अच्छे से। ठीक है, एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और वो इस बात का भी ख्याल रख रही है कि जिन लोगों के पास सीमित आय है यानी कि आय जिनकी कम है, वो लोग भी उसकी सब्जियां या उसके फल जो हैं वो आसानी से अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव्स शी इज़ ट्राइंग टू अचीव। वो कौन कौन से 2 ऑब्जेक्टिव हैं जो वो पाने की कोशिश कर रही है? मैंने पहले से यहाँ पे आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है। देखिए वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो कर नहीं रही है ना, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तैयार कर रही है। ठीक है, गलत तरीके से नहीं कर रही। ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर रही है, यानी कि एक अच्छा तरीका है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने से ज़मीन भी बंजर होती चली जाती है, तो ये एक अच्छा तरीका है, इको फ्रेंडली है। दूसरी चीज़ मिनिमम प्राइस पे दे रही है ना, रीजनेबल प्राइस पे दे रही है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मिनिमम प्राइस यानी रीजनेबल प्राइस। क्या हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है, कोशिश कर रही है। अगला दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तीनों किस चीज़ से रिलेटेड हैं? तीनों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हैं, यानी कि कंसर्न हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक और सोशल ऑब्जेक्टिव दूसरा, ये दोनों ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल करने की कोशिश यानी कि प्रयासरत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी दूसरी केस स्टडी सॉल्व हो गई। चलिए देखते हैं तीसरी केस स्टडी। अरे बाप रे, काफ़ी बड़ी केस स्टडी है ये तो, लेकिन आप घबराइए नहीं, कहानी की तरह पढ़ेंगे, आसानी से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। XYZ पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री
for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electric in rural areas. ग्रामीण परिवेशों में बिजली की काफ़ी दिक्कत रहती है कि नहीं दोस्तों, रहती है। तो XYZ लिमिटेड है एक कंपनी, उसने सोचा कि क्यों ना सोलर लैंटर्न लगाए जाएं, यानी कि सोलर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा के तहत लोगों को बिजली प्रोवाइड कराई जाए। बहुत अच्छा तरीका है, सूरज की रोशनी से बिजली पैदा कर रहे हो, यानी कि आप सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हो, आप पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। हाँ, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वॉज सफिशियंट डे बाई डे, so the company decided to increase production to generate higher sales. The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. रेवेन्यू आराम से उनका अर्नड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो इनकम उनकी बढ़ रही है उससे वो अपनी सेल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं, सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, किससे संबंधित है, प्रॉफिट से, ग्रोथ से, सेल्स बढ़ रही है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं यहाँ पर। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स, वही बात लिखी है। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेज। देखिए दोबारा से सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। उन्होंने कोशिश की कि लोगों को, आसपास के जो लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, उन्हें ही क्यों ना रिक्रूटमेंट किया जाए, उन्हें ही क्यों ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए। बहुत अच्छी बात है, ये तो आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सोशल ऑब्जेक्टिव दोबारा पूरा हो रहा है। एज वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया, सही बात है। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस में आता था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता था। अगर आप किसी एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, है ना दोस्तों। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन भी करेंगे, जिससे उनकी नॉलेज जो है वो अपडेट भी होगी। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइन्स। उन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को पहचानिए और आप बताइए कि आपने कहाँ उन ऑब्जेक्टिव्स को पहचाना था। तो मैं आपके लिए पहले से ही लिख के रखा है मैंने इस चीज़ को। द रेवेन्यू अर्न से लेके हायर सेल्स तक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई थी। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, द रेवेन्यू से लेके सेल्स तक। देखिए इस लाइन के बीच में ये बताया गया था कि कंपनी जो है सफिशिएंट रेवेन्यू कमा रही है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है। दीज आर ऑल द सिंबल्स टू जनरेट प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। डिसाइडेड टू एम्प्लॉय डैश 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 एरिया, पहले से ही अंडरलाइन करके रखा है। आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, गांव के लोगों को, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम थी। आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उस समाज में आपने सोलर लैंटर्न यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था एक रिमोट एरिया के अंदर, और वहाँ पे उन लोगों को, आप वीकर सेक्शन के लोगों को आप रोजगार दे रहे हो। बहुत ही नेक काम कर रहे हो। सोशल ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हो रहा है ना दोस्तों। अगला, टू प्रोवाइड, ये प्राइवेट लिख गया है गलती से, इसे प्रोवाइड कर लीजिए। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग डैश 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 नॉलेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई थी जिससे कि उनके हुनर जो हैं, स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। ठीक है दोस्तों, उनकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी तीनों केस स्टडीज़ कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।